कानूनी ज्ञान मंथन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। विषय है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अपकृत्य विधि, जिसमें हम दो प्रिंसिपल्स पे चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज, एडीपीओ, एलएलबी, एलएलएम में अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये उपयोगी है। अक्सर ये दोनों प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव या रिटन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से जो है सुनिएगा। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अपकृत्य विधि, इसका जनरल रूल ये होता है कि जब भी कोई प्रतिवादी अपने लीगल ड्यूटीज का वायलेशन करता है और प्लेंटिफ के लीगल राइट्स को हानि पहुंचाता है, तो ऐसे में प्रतिवादी को अनलिक्विडेटेड डैमेजेज, अनिर्धारित क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। किंतु प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ अब्सोल्यूट लायबिलिटी इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ये आंग्ल विधि से लिया गया है। यह प्रिंसिपल रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस लॉ के माध्यम से ये आया, इसलिए इसे रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ये रूल या इस नियम का सृजन सर्वप्रथम 1868 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के मामले में जस्टिस ब्लैकबर्न ने किया था, इसलिए इसे रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के नियम से भी जाना जाता है। इस प्रिंसिपल में नो फॉल्ट लायबिलिटीज के लिए भी प्रतिवादी को दायी ठहराया जाता है। इस नियम के अंतर्गत प्रतिवादी के दोषयुक्त आचरण के बिना ही उसका दायित्व उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों? एक बार पुनः आप लोगों को एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब प्रतिवादी कोई दोषपूर्ण कार्य करता है, यानी कि कोई अपने विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, जिससे वादी के विधिक अधिकारों का हनन होता है, तो उसको प्रतिवादी को अनिर्धारित क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। लेकिन ये कठोर दायित्व का जो नियम है, ये अपवाद है। प्रतिवादी नो फॉल्ट लायबिलिटीज, कोई गलती भी नहीं करता है, फिर भी उसको इसमें दायित्वाधीन ठहराया जाता है। इसीलिए इसको, ये जो रूल है, ये जो प्रिंसिपल है, इसको रूल ऑफ रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिवादी के दोषयुक्त आचरण के बिना ही उसका दायित्व उत्पन्न होता है। प्रतिवादी के दोषयुक्त आचरण के बिना ही उसका दायित्व उत्पन्न होता है। इसको जो है रूल ऑफ रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम के अंतर्गत प्रतिवादी के दोषयुक्त आचरण के बिना ही उसका दायित्व उत्पन्न होता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वप्रथम इसमें रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस को समझना पड़ेगा। रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के मामले में डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी ने
एक स्वतंत्र ठेकेदार से एक जलाशय का निर्माण कराया। इस जलाशय का निर्माण उसने अपनी भूमि पर अपनी मिल को जल की आपूर्ति करने के लिए कराया था। इस जलाशय के निर्माण स्थान के नीचे छिपी हुई यानी गुप्त सुरंगें थीं, जिसका आभास ठेकेदार को नहीं था और परिणामतः वह सुरंग बंद नहीं की गई। जलाशय जब जल से भरा गया तो जल इन सुरंगों के माध्यम से बगल की भूमि में स्थित वादी की कोयले के खान में भर गया। प्रतिवादी को इस सुरंग का नॉलेज नहीं था और न ही उसका कार्य निग्लिजेंस यानी उपेक्षा से युक्त था। फिर भी प्रतिवादी को इसमें दायित्वाधीन ठहराया गया। इस मामले में जस्टिस ब्लैकबर्न ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए और उस सिद्धांत के तहत डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया। जस्टिस ब्लैकबर्न का यह विचार है कि विधि का यह नियम है, अपनी भूमि पर किसी ऐसी वस्तु को लाया जाता है जो यदि वहाँ से निकल जाए तो संभाव्यतः क्षति कारित कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति उस वस्तु को अपनी भूमि पर अवश्य अपने ही जोखिम पर रखे है। इसलिए जो है इस मामले में जस्टिस ब्लैकबर्न ने प्रतिवादी को दायित्वाधीन ठहराया। जस्टिस ब्लैकबर्न के जो डिसीजन थे उसको यदि सामान्य भाषा में कहें तो जब प्रतिवादी अपनी भूमि का असहज और अस्वाभाविक प्रयोग करते हुए कोई खतरनाक वस्तु लाता है और वह खतरनाक वस्तु उसकी सीमा से बाहर निकलता है और बाहर निकल करके वादी को क्षति पहुंचाता है, तो ऐसे कंडीशंस में प्रतिवादी को कठोर दायित्व के तहत दायित्वाधीन ठहराया जाता है। कठोर दायित्व का जो नियम है उसके कुछ आवश्यक तत्व हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे खतरनाक वस्तु, डेंजरस थिंग्स। दूसरा, वस्तु का सीमा से बाहर निकलना। और तीसरा है भूमि का असहज एवं अस्वाभाविक प्रयोग करना। खतरनाक वस्तु के अंतर्गत भारी मात्रा में जो है गैस, विद्युत, विषैले वृक्ष, मल प्रवाह, हानिकारक धूम्र, जंग लगे हुए तार आदि आते हैं। तो पहला जो इसका इसेंशियल एलिमेंट्स है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर कुछ खतरनाक वस्तु अवश्य लाई गई हो। इस नियम के अंतर्गत प्रतिवादी द्वारा अपने परिसर में कोई खतरनाक वस्तु लाई गई हो, जैसा कि रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के मामले में संग्रहित की गई, कलेक्ट की गई वस्तु जो है जल की एक विशाल मात्रा थी, भारी मात्रा में वाटर का कलेक्शन किया गया था। सेकंड, इसमें बताया गया कि वस्तु का बचकर सीमा से बाहर निकलना। इस प्रकार लाई गई या रखी गई वस्तु अवश्य ही सीमा से बाहर चली गई हो। रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर का नियम लागू होने के लिए यह भी आवश्यक है कि वस्तु जिसने क्षति कारित की है वह डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी की सीमा से बाहर निकलकर चली गई हो। इसको रीड वर्सेस लायंस एंड कंपनी के मामले में वादी प्रतिवादी के गोला बारूद के कारखाने में कर्मचारी था, वर्कर था। इस मामले में कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण इसेंशियल एलिमेंट्स है, इस प्रकार किसी वस्तु का भूमि पर रखा जाना
भूमि का सहज स्वाभाविक उपयोग न हो या भूमि का असहज एवं अस्वाभाविक प्रयोग किया गया हो। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के मामले पर अपनी भूमि पर एक जलाशय में अतिशय मात्रा में वाटर का कलेक्शन किया जाना भूमि का असहज अस्वाभाविक प्रयोग माना गया है। घर के सामान्य प्रयोजनों के लिए जो हम वाटर कलेक्ट करते हैं वो सामान्य बात मानी जाती है। भूमि का प्रयोग असहज अस्वाभाविक माना जाता है जब कोई विशेष प्रयोग हो जिससे दूसरों के प्रति खतरा बढ़ जाए और वह भूमि का साधारण प्रयोग न हो जो कि समुदाय के सामान्य हित के लिए हो। यदि जो है सामान्य भाषा में बात की जाए तो थ्योरी ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कठोर दायित्व का सिद्धांत, जिसे कि रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के नियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया कि जब कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु रखता है और वह खतरनाक वस्तु बिना उसकी लापरवाही के भी उसकी जमीन या भूमि से बाहर जाती है और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाती है तो खतरनाक वस्तु रखने वाला दायी होगा। खतरनाक वस्तुओं में भारी मात्रा जल का संग्रहण, भारी मात्रा में विद्युत का संग्रहण, भारी मात्रा में गैस या जहरीले वृक्ष का संग्रहण इसमें आता है। थ्योरी ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। पहला जो इसमें एक्सेप्शन है वो है वादी का स्वयं का दोष, दूसरा है दैवकृत्य एक्ट ऑफ गॉड, तीसरा है वादी की सहमति और चौथा जो है इसका जो एक्सेप्शन है तृतीय पक्षकार का कार्य यानी स्ट्रेंजर का कोई वर्ग, और पांचवा जो है इसमें है संविधित प्राधिकार। तो ये सब जो है कठोर दायित्व के नियम के अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, यानी कि प्रतिवादी जो है कब बचाव ले सकता है, कठोर दायित्व के सिद्धांत के विरुद्ध कब बचाव ले सकता है। तो फर्स्ट है इसमें वादी का स्वयं का दोष, दूसरा है दैवकृत्य, तीसरा है वादी की सहमति और चौथा है तृतीय पक्षकार का कार्य और पांचवा है संवैधानिक प्राधिकार। रायलैंड बनाम फ्लेचर या का नियम या कठोर दायित्व के सिद्धांत के जो एक्सेप्शंस हैं, जो इसके अपवाद हैं, उसमें पहला ही अपवाद है वादी का स्वयं का दोष। रायलैंड बनाम फ्लेचर के मामले में ही स्वयं अपने दोष से बाहर निकलकर वस्तु से कारित क्षति को प्रतिरक्षा का एक उचित तर्क माना गया है। यदि वादी स्वयं ही प्रतिवादी की संपत्ति पर अनाहूत प्रवेश करने के कारण क्षतिग्रस्त होता है तो वह इस प्रकार कारित क्षति के लिए वाद नहीं ला सकता। इसको पोंटिंग बनाम नोक्स 1894 के मामले में प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया क्योंकि घोड़ा अनधिक तरीके से प्रतिवादी के परिसर में प्रवेश किया था, अतः वादी का यहाँ पर स्वयं दोष था, इसलिए डिफेंडेंट को जो है दायी नहीं ठहराया गया। दैवकृत्य एक्ट ऑफ गॉड, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के मामले में जस्टिस ब्लैकबर्न द्वारा एक्ट ऑफ गॉड यानी दैवकृत्य प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार किया गया था। यदि वस्तु का प्रतिवादी के परिसर के बाहर निकलना किसी अलौकिक शक्तियों के कारण हुआ है जो कि मानव हस्तक्षेप के बिना था, ह्यूमन इंटरफियर के बिना था, तो एक्ट ऑफ गॉड की अभिरक्षा का प्लीडिंग किया जा सकता है। इस चीज़ को निकोलस वर्सेस मार्क्सलैंड के मामले में जो कि 1876 का है उसमें इसे स्पष्ट किया गया है। वादी की सम्मति, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ
ऐसे मामले में जहां प्लेंटिफ प्रतिवादी की भूमि पर खतरनाक वस्तु के संग्रहित करने की कंसेंट दे दी हो, वहां रायलैंड बनाम फ्लेचर के नियम के अंतर्गत उत्तरदायित्व पैदा नहीं होता। फोर्थ है तीसरे पक्षकार का कार्य। यदि क्षति किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य के परिणाम स्वरूप कारित हुई है जो न प्रतिवादी का सर्वेंट है और न उसका एजेंट है और न ही जिस पर प्रतिवादी का कोई कंट्रोल है, तो प्रतिवादी इस नियम के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं होगा। रिचर्ड्स बनाम लोशियन, बॉक्स बनाम जब 1879 के केसेस में इसको स्पष्ट किया गया है। और लास्ट जो एक्सेप्शन है, सांविधानिक प्राधिकार, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इसके तहत भी प्रतिवादी को बचाव उपलब्ध है। इसमें ग्रीन बनाम चेल्सिया वाटर वर्क्स कंपनी में सांविधिक प्राधिकार को कठोर दायित्व के नियम के अपवाद के रूप में मान्यता दी गई है। तो आप लोगों के समझ में आ रहा है तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे क्लैट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। और यदि आप लोगों ने कानूनी ज्ञान मंथन चैनल को यदि आप पसंद करते हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो और अच्छे टॉपिक्स को लेकर के प्रस्तुत हो सके। अब आगे आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, आप स्लाइड में जो पीछे दृश्य देख रहे हैं, ये ओलियम गैस कांड का है, जो श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर कंपनी में हुआ था, जिसको लेकर के महान समाजसेवी और अधिवक्ता एमसी मेहता साहब ने एक पीआईएल दाखिल किया था। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट के मामले में प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, पूर्ण दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस मामले में जस्टिस PN भगवती महोदय ने इंडिया के रेफरेंस में, भारत के संदर्भ में कठोर दायित्व के सिद्धांत को नकार दिया तथा भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ पूर्ण दायित्व के सिद्धांत का उपयोग किया। इसके पीछे जस्टिस भगवती महोदय की यह सोच रही कि भारत देश में अशिक्षित, निर्धन, बेरोजगार जनसंख्या बहुत अधिक है, जिसका लाभ उठाकर आसानी से नियोजक या उद्योगपति बच निकलेगा। जैसे भोपाल गैस कांड मामले में एंडरसन का फरार हो जाना। इसको जूम करके आपको दिख रहा होगा कि यदि कोई उद्योग यदि कठिनाई आ रही है, तो मैं इसको पढ़ करके बता रहा हूँ कि यदि कोई उद्योग किसी खतरनाक व्यवसाय में रत हैं जिसमें लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा
को भय है या संभावना होती है, तब उद्योग स्वामी का यह पूर्ण दायित्व होता है तथा उसका कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उस कार्य से किसी व्यक्ति को कोई क्षति कारित न हो। तब वह उद्योग उस क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए पूर्णतः दायी होगा, पूर्णतः उत्तरदायी होगा तथा पूर्ण दायित्व में किसी भी प्रकार का कोई बचाव नहीं दिया गया है। एक बार फिर से बता रहा हूं कि यदि कोई उद्योग ऐसे किसी खतरनाक या स्वभाव से संकटापन्न व्यवसाय में रत हैं जिसमें लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को भय या संभावना होती है, तब उद्योग स्वामी का यह पूर्ण उत्तरदायित्व होता है तथा उसका कर्तव्य है, अनुयोज्य कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उस कार्य से किसी व्यक्ति को कोई क्षति कारित न हो। तब वह उद्योग उस क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा तथा पूर्ण उत्तरदायित्व अब्सोल्यूट लायबिलिटी में किसी भी प्रकार का कोई डिफेंस, कोई एक्सेप्शन नहीं दिया गया है। भोपाल गैस कांड जो कि काफ़ी चर्चित रहा, जो घटा 3 दिसंबर 1984 को, ये मामला जो है ओलियम गैस कांड से पहले ही घट चुका रहा। भोपाल गैस कांड का जो केस है यूनियन कार्बाइड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मामला चल ही रहा था कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आ गया जिसमें पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया। भोपाल गैस कांड भी जो है एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी, एक बहुत बड़ी, जिसमें लगभग 2500 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 2 लाख लोग जो है इसमें प्रभावित हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा कांड था और जो इसका मालिक था एंडरसन, वह भारत से फरार होकर अमेरिका चला गया था और ये इसकी प्रभाव भारतीय जनता के ऊपर से ख़त्म भी नहीं हुआ था कि ओलियम गैस कांड हो गया। तो इससे जो है जो उद्योग या जो उद्योगपतियों की लापरवाही जो है खुल करके सामने आ रही थी, जिसको जस्टिस PN भगवती ने अपने जजमेंट के माध्यम से इस पर रोक लगाने का प्रयास किया और अब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि कोई भी उद्योग या उद्योगपति जो है अपने दायित्वों से बच न निकले। यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1989 1 SCC और इसके बाद जो है चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 SAC, पेज नंबर 6113 का मामला आया था। यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन हर्जाने के रूप में 470 करोड़ डॉलर केंद्रीय सरकार पीड़ितों के लिए देगी और उक्त रकम 31 मार्च 1989 तक दे देगी। कंपनी के विरुद्ध
सभी सिविल आपराधिक कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी। ये समझौता हुआ था भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के बीच। फिर चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पारित भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985 की विधि मान्यता को चुनौती दी गई थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अपने मामले में ये कहा कि ये जो एक्ट बनाया गया है ये आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन नहीं करती, क्योंकि राज्य को उसने जनता का पिता यानी के सिद्धांत के आधार पर राज्य को निर्बल व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है। नागरिकों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व और आर्टिकल 38, 39 और 39A के अधीन राज्य का यह दायित्व है कि निर्बल और साधनहीन नागरिकों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करे। एक वेलफेयर स्टेट की यही मूल अवधारणा है। जहां नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ हैं, वहां राज्य को उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अवश्य सामने आना चाहिए। सरकार ने उक्त अधिनियम पारित करके पीड़ितों की सहायता के लिए जो कार्य किया है और उनकी ओर से न्यायालय में नुकसानी दिलाने की पूरी जिम्मेदारी ली है, वह सर्वथा न्यायोचित कार्य है। तो आपने देखा प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो सिद्धांत आंग्ल विधि से इंडिया में आया था वो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में प्रिंसिपल ऑफ अब्सोल्यूट लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया और प्रिंसिपल ऑफ अब्सोल्यूट लायबिलिटी में उद्योग और उद्योग के स्वामियों को यानी कि प्रतिवादियों को किसी भी प्रकार का उसमें बचाव उपलब्ध नहीं कराया। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि किसी भी तरह से यदि कोई भी उद्योग खतरनाक वस्तुओं का संग्रह किया है, यदि वो परिसर से बाहर जाता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसमें उद्योग या उद्योग के मालिक पूर्णतः दायी होंगे। उनको किसी भी प्रकार का कोई भी जो है एक्सेप्शन या बचाव उपलब्ध नहीं होगा। तो यह सिद्धांत भारतीय दृष्टिकोण से सर्वथा उचित सिद्धांत है। इससे जो हमारे देश के कमज़ोर, निर्धन और असहाय लोग हैं उनकी पीड़ा कम होगी, उनको जस्टिस मिल पाएगा और वो फिर से जो है उठ खड़े हो पाएंगे। तो हमारा जो है आज का प्रयास, यदि आप लोगों को अच्छा लगा, जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा समझा, उनसे ये अपेक्षा करूँगा कि वो कमेंट बॉक्स में इसके जो मेरिट्स डिमेरिट्स हैं उसको ज़रूर बताएं। यदि कोई नया टॉपिक या कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो उन्हें भी बताएं। उनका वेलकम करता हूं। थैंक यू।